हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। अपन जो ईओयू से रिलेटेड पोर्शन कर रहे थे, अपन ने काफ़ी कुछ अब तक कवर कर चुका है। कल अपन ने मेन चीज़ें कवर की थी, मतलब पिछले वीडियो में। अब अपन आगे चल रहे हैं। जो इस वीडियो में अपन को अभी टॉपिक करना है दैट इज़ अदर सप्लाईज। अपन ने अभी तक ये देखा था, इसमें एक चीज़ जो पड़ी थी और जो कंडीशन आ रही थी बार बार, वो थी इन इन रिलेशन टू द नेट फॉरेन एक्सचेंज की पॉजिटिव एनएफई होना बहुत ज़रूरी है। अब पॉजिटिव एनएफई का क्या मतलब होता है कि आप जो भी सेल आउट कर रहे हो उसके बदले में आपको फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग्स होंगी, मतलब फॉरेन करेंसी की अर्निंग्स होंगी। और ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब अगर हम इसमें से कॉस्ट भी माइनस कर दें तो प्रॉफिट ही बचना चाहिए, राइट। तो अब इसमें एक मेन क्वेश्चन आता है कि आप जब पॉजिटिव एनएफई का कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या लोगे। पॉजिटिव एनएफई कैलकुलेट करने के लिए आप जो आपकी मेन एक्सपोर्ट्स है वो तो लोगे ही। अगर आप उसके अलावा कुछ सप्लाईज कर रहे हो तो क्या आप उसका कोई पोर्शन इंक्लूड करोगे क्या एनएफई कैलकुलेशन में। तो वो अपन को अदर सप्लाईज के रिलेशन में इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि अदर देन द गुड्स दैट यू आर सप्लाइंग, अगर आप और कुछ भी सप्लाई करते हो तो क्या वो इंक्लूड होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ एनएफई या फिर नहीं होगा। तो वो चीज़ अपन को इस टॉपिक के अंदर देखनी है। तो चलिए लेट्स रीड इट कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि ये पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। अदर सप्लाईज, so following are the supplies that are affected from EOU, EHTP, STP and BTP units. So these are affected from the EOU, EHTP, STP and BTP units will be counted for the fulfillment of positive NFE. मतलब अगर आप ये वाली सप्लाईज करते हो तो इनको भी काउंट किया जाएगा फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ positive net foreign exchange. Such supplies shall not include, क्या include नहीं होगा, marble. It shall not include marble except if such supply of marble is an inter-unit supply as provided at sub para C below. तो जो sub para C में होगा वो अपन देखेंगे. Supplies effected in the DTA to the holders of advance authorization for annual requirement, duty free import authorization under duty exemption or remission scheme, EPCG scheme, etc. अपन ने अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इन चारों स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन और ईपीसीजी स्कीम। और इन सब स्कीम्स के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अगर आप इन सब स्कीम्स में रजिस्टर्ड होते हो या आप इन सब स्कीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी इंपोर्ट के टाइम जो टैक्सेस देने पड़ते हैं गुड्स के ऊपर, वो आपको नहीं देने होंगे। अगर आप इस स्कीम के अंदर किसी भी डीलर जो इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर, अगर आप उसको भी कुछ सप्लाई कर रहे हो तो वो वाली चीज़ भी आपके लिए पॉजिटिव एनएफई यानी नेट फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेट करने के लिए काउंट की जाएगी। However, printing sector EOUs, printing sector में जो EOUs हैं, export oriented units, or any other sector that may be notified in the handbook of procedures, can't supply goods where the basic custom duty and CVD is nil or exempted otherwise to the holders of advance authorization or advance authorization for annual requirement. तो ये सिंपली क्या कह रहे हैं, आप अगर ऐसे गुड सप्लाई करते हो जिसमें काउंटरवेलिंग ड्यूटी या बेसिक कस्टम ड्यूटी ज़ीरो होती है तो उन केसेस के लिए वो वाले केसेस जो है इसमें काउंट नहीं होंगे। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रिंटिंग सेक्टर को इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन इसलिए किया है बिकॉज प्रिंटिंग सेक्टर इज़ अ सेक्टर दैट ऑन विच की कोई टैक्सेस एज सच अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक जब आप अंदर लेकर आ रहे हो उसको बाहर से आप इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हो तो प्रिंटिंग सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों पर देर इज़ नो कस्टम ड्यूटी और सीवीडी, या सीवीडी जो है इसके ऊपर वो नील होती है, और या फिर दीज आर एग्जेम्प्टेड अदरवाइज, या और कोई ऐसी चीज़ है जो आप लेकर आ रहे हो जो अदरवाइज एग्जेम्प्टेड है तो वो भी काउंट नहीं होंगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एनएफई। Supplies affected in the DTA against foreign exchange remittances received from abroad. अगर आप कोई सप्लाई करते हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर जिसके लिए आपको बाहर से पैसा मिल रहा है तो वो काउंट हो जाएगा आपका पॉजिटिव एनएफई के अंदर, मतलब एनएफई कैलकुलेशन में उसको लिया जाएगा। तो पहले अपन ने क्या देखा कि अगर आप किसी एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआईए या इन सब डीलर्स, इन सब स्कीम्स के अंदर जो डीलर्स रजिस्टर्ड हैं अगर उनको भी आप सप्लाई करते हो इन द डीटीए तो वो काउंट होगा टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ एनएफई। उसके लिए आपका एक्सेप्शन था कि प्रिंटिंग सेक्टर अगर आप करते हो तो काउंट नहीं होगा, राइट।
सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि जो भी सप्लाई आपने किए हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर, अगर आपको उसका पैसा बाहर से मिल रहा है, अब्रॉड से आपको उसका पैसा मिल रहा है, तो वो काउंट किया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एनएफई। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? सप्लाइज टू अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ईएचटीपी, BTP, STP, SEZ units, provided that such goods are permissible for the procurement in terms of export and import of the goods under EOU, EHTP, BTP scheme of the FTP। मतलब अगर आप किसी और यूनिट को भी कर रहे हो, जो कि कोई और ईओयू यूनिट है, कोई और ईएचटीपी या एसटीपी, बीटीपी या एसईजेड यूनिट है, अगर आप इनको भी सप्लाई कर रहे हो और जो आप सप्लाई कर रहे हो वो परमिसिबल आइटम्स की लिस्ट में आते हैं अंडर इन द टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो फिर जो भी आप उसकी तरफ रियलाइज़ करोगे उसको एनएफई कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद supplies that are made to the bonded warehouses which are set up under the FTP or under section 65 of the Customs Act and free trade and warehousing zones where payment is received in foreign exchange। अगर आप कुछ bonded warehouses में supply कर रहे हो जो कि सेक्शन 65 ऑफ द कस्टम्स एक्ट में इंक्लूडेड है, या फिर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स में इंक्लूडेड है, और जहाँ पर आपको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में मिल रही है, तो उसको भी एनएफई कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर supplies of goods and services to such organization which are entitled to duty free import of such items in terms of general exemption notified notification issued by the Ministry of Finance as may be provided in the Handbook of Procedures। अगर आप कोई ऐसी सप्लाईज कर रहे हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एंटाइटलमेंट है कि उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिल सकता है आइटम्स का, और जिनके ऊपर जनरल एग्जामेशन का नोटिफिकेशन अप्लाई होता है, तो वो वाले आइटम्स के लिए भी जो है एनएफई कैलकुलेशन में इंक्लूजन किया जाएगा। फिर सप्लाईज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट दैट इज़ ITA1 आइटम्स एंड नोटिफाइड जीरो ड्यूटी टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन आइटम्स का भी इंक्लूजन होगा। सप्लाईज ऑफ आइटम्स लाइक टैग्स, लेबल्स, प्रिंटेड बैग्स, स्टिकर्स, बेल्ट्स, बटन्स और हैंगर्स टू द DTA यूनिट फॉर एक्सपोर्ट। अगर आपने ये सारी चीज़ें भी सप्लाई करी हैं तो ये भी काउंट होंगी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज। फिर आगे supply of LPG produced in an EOU refinery to public sector domestic oil companies for being supplied to the household domestic consumers at subsidized prices under the public distribution system, that is PDS, kerosene and domestic LPG subsidy scheme 2002 as notified by the Petroleum and Natural Gas wide notification by the Ministry of Petroleum and Natural Gas wide notification number dated 28/1/2003, subject to the following condition: that only supply of such quantity of LPG would be eligible for which Ministry of Petroleum and Natural Gas declines the permission for export and requires LPG to be cleared in the DTA, and the Ministry of Finance by a notification has permitted duty free imports of LPG for supply under the aforesaid PDS scheme। तो पॉइंट एच में वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आपने ईओयू में कोई रिफाइनरी सेटअप करी है और उसके द्वारा आप हाउस होल्ड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एलपीजी गैस प्रोवाइड करने का कर रहे हो, तो वो भी काउंट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप सिर्फ वो वाली एलपीजी ही डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो है सप्लाई करोगे जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने प्रोहिबिशन लगा रखा है कि इसके आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो जितना पोर्शन आपके लिए प्रोहिबिटेड है फॉर एक्सपोर्ट उसको आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई कर सकते हो, और जब आप उसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई करोगे तो जो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा उसके ऊपर वो आप एनएफई कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें परमिटेड होना चाहिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ एलपीजी अंडर द अफॉरसेड पीडीएस स्कीम। तो इन दो कंडीशंस का फॉलो ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अदर सप्लाईज़ हैं जिनकी जो सेल अमाउंट होगा वो एनएफई कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। डू नॉट वरी इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज दिस, बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अगर मुझे शॉर्ट में इसको बोलना है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए में अपन ने ये कहा था कि अगर आप डीटीए में
एडवांस ऑथराइजेशन या फिर ईपीसीजी स्कीम या फिर डीएफआईआई स्कीम के अंदर जो लोग हैं, अगर आप उनको कुछ प्रोवाइड करते हो तो वो इंक्लूड होगा एनएफई कैलकुलेशन में, सबसे पहली चीज़। दूसरे पॉइंट में अपन ने ये देखा था कि अगर आप डीटीए में कुछ सप्लाई करते हो जिसके लिए आपको बाहर से पैसा मिल रहा है तो इंक्लूड किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में अपन ने ये देखा था कि अगर आप किसी और ईओयू यूनिट, ईएचटीपी या एसटीपी यूनिट को आप कुछ करते हो सप्लाई जो कि परमिसेबल है एक्सपोर्ट के लिए उन आइटम्स का, तो वो एनएफई कैलकुलेशन में लिया जाएगा। चौथे में अपन ने देखा कि अगर आप बॉन्डेड वेयर हाउसेस में कुछ सप्लाई करते हो तो वो भी लिया जाएगा। पाँचवें में अपन ने देखा कि जिनको जनरल एग्जेम्पशन मिली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, अगर वो लोग कुछ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं या देते हैं कुछ तो भी काउंट होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अंदर, ये अपने 6 पॉइंट में देखा कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफाई जो ज़ीरो ड्यूटी टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम सप्लाई करते हो तो वो भी आपका एनएफई में काउंट होगा। फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट में देखा था कि अगर आप टैग लेबल, प्रिंटेड बैग्स और ये सब अगर आप करते हो टीटीए यूनिट को तो वो भी इंक्लूड होगा। और लास्ट पॉइंट में अपन ने देखा कि अगर आप एलपीजी प्रोडक्शन करते हो और अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इसको डीटीए में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड ये सिर्फ उतना ही पोर्शन होना चाहिए एलपीजी का जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है फॉर एक्सपोर्ट। ओके, जिनको आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो वाली एलपीजी का जो पोर्शन है वो आप डीटीए में दे सकते हो। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है परमिट किया हो फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ द एलपीजी फ्रॉम द एसीजेड। ओके, तो ये वाले थे आपके अदर एंटाइटलमेंट्स और अदर सप्लाईज जिनको एनएफई कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अब अपन चलें आगे, एक्सपोर्ट थ्रू अदर्स। An EOU, EHTP, STP or BTP unit may export goods manufactured or software developed by it through another exporter or any other EOU, EHTP, STP or SEZ unit subject to the conditions mentioned in para 6.19 in the handbook of procedure। मतलब अगर ये चाहें तो किसी और EOU, EHTP या किसी और एक्सपोर्टर के थ्रू भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो चाहे वो अपने गुड्स को या सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं किसी और ईओयू के थ्रू भी, बट प्रोवाइडेड कि वो कंडीशंस फॉलो करें जो कि पैरा 6.19 में लिखी गई हैं। आगे चलें, एंटाइटलमेंट फॉर सप्लाईज फ्रॉम द डीटीए। अगर आप डीटीए से कुछ सप्लाईज देते हो तो उसके लिए क्या एंटाइटलमेंट्स होंगे वो अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। सप्लाईज फ्रॉम द डीटीए टू ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी। अगर आप डीटीए से कुछ दे रहे हो टू ईओयूज वगैरह तो क्या होगा, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ये तो अपन ने एसीजेड एक्ट में भी पढ़ा है कि अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ एसीजेड के अंदर लेकर आते हो तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए वो एक्सपोर्ट माना जाता है और एसीजेड के लिए वो इम्पोर्ट माना जाता है। And DTA supplier shall be eligible for relevant entitlements under Chapter 7 of the FTP besides the discharge of export obligation if any on the supplier। अपन ने जब शुरू में वो एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआईए और ईपीसीजी वगैरह चीज़ें पढ़ी थी तो अपन ने उसमें ये देखा था कि कहीं काफ़ी जगहों पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मेंशन भी किया गया था, राइट, कि आपको इतना इतना एक्सपोर्ट करके बताना पड़ेगा, इतनी इतनी ऑब्लिगेशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो जब अगर आप कोई भी चीज़ डीटीए से एसीजेड एरिया में लेकर जाते हो या ईओयू, ईएचटीबी, बीटीपी, एसटीबी में लेकर जाते हो तो उसको भी एक्सपोर्ट माना जाएगा और वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए काउंट कर लिया जाएगा। Notwithstanding the above, EOUs, EHTP, STP, and BTP units shall, on the production of suitable disclaimer from the DTA supplier, be eligible for obtaining the entitlement specified in Chapter 7 of the FTP. For claiming the deemed export duty drawback, they shall get brand rates fixed by the sorry, they shall get the brand rates fixed by the Development Commissioner wherever all industry rates of drawback are not available। तो आपको पता ही है कि डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो अगर आप किसी भी स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो तो वो ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए आपको रेट्स पता लगानी पड़ेंगी। अगर जनरली रेट्स गिवन नहीं है तो आप डेवलपमेंट कमिश्नर से बात कर कर रेट ऑफ ड्रॉबैक जो है उसको आप करवा सकते हो। मतलब वो रेट ऑफ ड्रॉबैक्स जो वो बोलेंगे उन रेट्स पर आप अपना ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो।
Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones, and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of replenishment authorizations at the rates and for items mentioned in the Handbook of Procedures. अगर आप जो है प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को सप्लाई करते हो, सिंथेटिक स्टोन्स या प्रोसेस पर्ल्स को सप्लाई करते हो फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो फिर आप जो है रिप्लेनिशमेंट ऑथराइजेशन, ये भी एक स्कीम है, रिप्लेनिशमेंट ऑथराइजेशन की एक स्कीम है जिसके अंदर आप ड्यूटी सेव कर सकते हो। तो जो भी रेट्स लिखी होंगी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, उन रेट्स पर आप ये ले सकते हो आपका ड्रॉबैक। फिर in addition, EOUs, EHTP, STP and BTP unit shall be entitled to the following: reimbursement of the central sales tax on the goods manufactured in India। जो भी CST लगा होगा इसके ऊपर उसका आपको रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum will be payable on the delay in the refund of CST if the case is not settled within 30 days of the receipt of the complete application। इस रिफ़ंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपने अप्लाई किया होगा रिफ़ंड के लिए, अगर वो आपको नहीं मिलता विद इन 30 डेज़ तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। Exemption from the payment of central excise duties on the goods procured from the DTA on the goods manufactured in India। तो जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया के अंदर, आपको उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा प्रोवाइडेड आपने जो रॉ मटेरियल है वो DTA से ख़रीदा हो। Reimbursement of the duty paid on fuel procured from the domestic oil companies or depots of domestic oil public sector undertakings as per the drawback rate notified by the DGFT from time to time। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो भी आप रेट्स दी होंगी ड्रॉबैक के लिए, तो आपको जो भी आपने फ्यूल जो प्रोक्योर किया है उसका आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लेविड ऑन फ्यूल अंडर फाइनेंस एक्ट वुड ऑल्सो बी एडमिसिबल। जो भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगी होगी फ्यूल के ऊपर वो भी आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके अलावा सेंडवाइड क्रेडिट दे दिया जाएगा जो भी आपने सर्विस टैक्स पे किया है उसके ऊपर। ये तो पुराने एक्ट्स के अकॉर्डिंग है, पुराने फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। इसी में ही आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि जितना ये जो CST की आप बात कर रहे हो, CST की बात कर रहे हो, सर्विस टैक्स की बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अब GST एक्ट के अंदर आ गई हैं। तो GST का भी आपको पूरा का पूरा जो है रिफ़ंड अब मिल सकता है और आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। इसके लिए भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आपको एक LUT देनी पड़ेगी कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या हमारा पूरा का पूरा जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो जो भी हमने इनपुट के लिए भी ड्यूटीज़ दी हैं उसका हमें रिफ़ंड दिया जाए। ओके, तो ऊपर टैक्सेस के अलावा और क्या इंटाइटलमेंट्स हैं आपके लिए, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। Other entitlements of export-oriented unit, EHTP, STP and BTP unit are as under: exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for the SSI sector। तो जो भी SSI सेक्टर के लिए आइटम्स रिजर्व करके रखे हुए हैं, आपको उनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो SSI सेक्टर के लिए आइटम्स रहती हैं उनके लिए आपको जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो कि SSI सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है आइटम्स, अगर वो आइटम्स भी आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उनके लिए आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जब हम SSI सॉरी जब हम SSI सेक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो SSI सेक्टर का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फिर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रियलाइज्ड विद इन 9 मंथ्स। तो आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइजेशन के लिए 9 मंथ्स का टाइम जो है वो दिया गया है। यूनिट्स विल बी अलाउड टू रिटेन 100% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन द EEFC अकाउंट। जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हुई है आप उसको 100% रिटेन कर सकते हो इन EEFC अकाउंट विच इज़ एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट।
Unit will not be required to furnish a bank guarantee at the time of import or going for job work in the domestic tariff area where the unit has turnover of rupees 5 crores or above. अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आपको बैंक गारंटी फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके बदले में, या फिर आप जॉब वर्क अगर करने जा रहे हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर, तो आपको बैंक गारंटीज़ इशू करने की ज़रूरत नहीं है। द यूनिट इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years। आप अगर पिछले 3 सालों से एग्जिस्टेंस में हो, आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड द यूनिट हैज़ अचीव पॉजिटिव NFE और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वेर एवर एप्लीकेबल। जहाँ पर भी आपने NFE पॉजिटिव NFE अगर अचीव किया हुआ है या आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड है, तो भी आपको बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। And it has not been issued a show cause notice or a confirmed demand during the preceding 3 years on the grounds other than procedural violations under the penal provisions of the Customs Act, the Central Excise Act, the Foreign Trade Development and Regulation Act, the Foreign Exchange Management Act, Finance Act 1994 covering the service tax, or any other allied acts or the rules made thereunder on account of fraudulent collusion, willful misstatement, suppression of facts, and contravention of any other provisions thereof। मतलब क्या लिखा है कि पिछले 3 सालों में अदर देन प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज या प्रोसीजरल वायलेशंस, अगर आपने कोई प्रोसीजरल वायलेशंस करे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रॉड से रिलेटेड या विलफुल मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस नहीं हुए हैं पिछले 3 साल में, तो भी आप एंटाइटल्ड हो एग्जेम्पशन के लिए, कि आपको जो बैंक गारंटी है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। 100% FDI investment is permitted through automatic route similar to the SEZ unit। तो EOUs के लिए भी 100% FDI जो है वो allowed है। Unit shall pay the duty on the goods procured or manufactured and cleared into the DTA on monthly basis in the manner prescribed in the Central Excise Rules। तो जो भी ड्यूटी होगी, जो भी गुड्स उन्होंने प्रोक्योर किए, मैन्युफैक्चर किए या क्लियर किए हैं इन द DTA, उसके लिए मंथली बेसिस पर उनको ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी एज़ पर द सेंट्रल एक्साइज रूल। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ड्यूटी पे करनी हो, जो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ऑन केस टू केस बेसिस, उस बेसिस पे इनको वो ड्यूटी पे करनी होगी। The unit's approval committee, that is the UAC, may consider on a case-to-case basis requests for sharing of infrastructure facilities among the EOUs, and it shall forward its recommendation to the Board of Approval for its consideration. While accepting such proposals, the NFE obligations of the units shall not be altered. Such facilities will be available to the units in EHTP STP after getting approval from the IMSC. However, sharing of facilities between the EOUs and SEZ units shall not be permitted। तो यहाँ पे हम सिर्फ शेयरिंग ऑफ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के अंदर हम बेसिकली बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो शेयर करना चाहते हो, कोई भी 2 यूनिट्स हैं वो आपस में शेयर करना चाहते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको यूनिट्स अप्रूवल कमेटी से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उनका प्रपोजल जो है बोर्ड ऑफ़ अप्रूवल के पास भेजा जाएगा, और फिर बोर्ड ऑफ़ अप्रूवल केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को कैसे शेयर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 यूनिट्स मिलकर एक बन गई हैं और उनका जो NFE कैलकुलेशन होगा वो दोनों का साथ में होगा, नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने की बात कर रहे हो, मतलब एक बिल्डिंग शेयर करने की बात कर रहे हो। कोई भी 2 कंपनीज हैं वो एक बिल्डिंग शेयर करने की बात कर रही हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को शेयर करना माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों कंपनी साथ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो जब आप NFE कैलकुलेशन करोगे तो दोनों कंपनीज़ को इंडिविजुअली अलग अलग ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये फैसिलिटी आप तभी ले सकते हो जब IMSC से आपको अप्रूवल मिल जाए, और उसके अलावा बोला गया है कि EOUs और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स जो हैं, इनके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप शेयर नहीं कर सकते। मतलब जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, EOUs हैं, और जो SEZ में लोकेटेड हैं, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ये दोनों आपस में यूनिट शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर नहीं कर सकते।
अब हम चलें आगे इंटर यूनिट ट्रांसफ़र के ऊपर। इंटर यूनिट ट्रांसफ़र के अंदर अपन को ये पढ़ना है कि अगर कोई भी दो यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है दोनों, या फिर दोनों ईएचटीपीस हैं या एसटीपी है या बीटीपी है, अगर वो इंटर यूनिट ट्रांसफ़र करती हैं, मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में या एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या सिनेरियो होगा। तो पढ़ें इसे। इंटर यूनिट ट्रांसफ़र: the transfer of manufactured goods from one EOU unit to another EOU unit is allowed. It is allowed with prior intimation to the concerned development commissioner of the transferor and the transferee unit as well as the concerned customer authorities, फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इनबाउंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो आपको पहले तो अपने अपने डेवलपमेंट कमिश्नर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो कस्टम्स अथॉरिटीज़ में आपके जो कंसर्न कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनको भी आपको बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम इनबाउंड मूवमेंट करना चाहते हैं। मतलब विद इन द सेम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट दो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वो आपस में इनबाउंड मूवमेंट करना चाहती हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। फिर the transfer of manufactured goods shall also be allowed from EOU, EHTP, STP unit to a SEZ developer or a unit as per the procedure prescribed in the SEZ rules 2006। तो EOUs, EHTP, STP और BTP यूनिट्स चाहे तो SEZ डेवलपर को भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं कोई भी सामान, चाहे तो जो यूनिट्स SEZ के अंदर है उनको भी ट्रांसफ़र कर सकती है, जैसा कि SEZ रूल्स में लिखा गया है। Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU, EHTP, STP, BTP and SEZ unit with prior intimation to the concerned development commissioner and customs authorities। अपन ने ऊपर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करी थी, यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की अपन ने बात करी थी। इस पॉइंट में अपन कैपिटल गुड्स के बारे में कह रहे हैं कि आप चाहो तो कैपिटल गुड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कंसर्न डेवलपमेंट कमिश्नर और कस्टम्स अथॉरिटी को बताना ज़रूरी है। Such transferred goods may also be returned by the second unit to the original unit in case of rejection for any reasons without the payment of duty। अगर सेकेंड यूनिट चाहे तो इन गुड्स को रिजेक्ट कर कर वापस भी भिजवा सकता है और कोई ड्यूटी उसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको जो रिजेक्शन है उसकी रीज़न्स जो है कि कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न मेंशन नहीं है। अगर वो किसी भी रीज़न के तहत उसको लगता है कि आपने जो गुड्स बेचे हैं वो सही नहीं है, तो वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स आपको वापस भी कर सकते हैं। Goods supplied by one unit of EOU, EHTP, STP or BTP to another unit shall be treated as imported goods for the second unit for the payment of duty on the DTA sale by the second unit। अगर जो सेकेंड यूनिट है यानी जिसने आपसे गुड्स खरीदे हैं वो आगे उसको DTA में सेल करना चाहता है, तो जो गुड्स उसने आपसे ख़रीदे हैं वो उसके लिए इम्पोर्ट माना जाएगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक कोई यूनिट आपसे ख़रीद रही है और आप दूसरी यूनिट हो, आप उसको बेच रहे हो, तो आपके लिए तो वो एक्सपोर्ट होगा, जिसने आपसे ख़रीदा है उसके लिए वो इम्पोर्ट माना जाएगा। In respect of a group of EOUs, EHTPs, STPs and BTP units which source the inputs centrally in order to obtain bulk discount or reduce the cost of transportation and other logistic cost or to maintain effective supply chain, inter-unit transfer of goods and services may be permitted on case-to-case basis by the unit's approval committee। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ग्रुप ईओयूज होते हैं या ईएचटीपी है या एसटीपी या बीटीपी है, मतलब जो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो ऐसा कोई अरेंजमेंट करते हैं कि वो सेंट्रली सारा का सारा ऑर्डर्स अपने जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है अगर उसमें कर ले, मतलब सेंट्रलाइज उन्होंने सारे ईओयूज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऑर्डर कर दिया, गुड्स आ गए। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो ईओयूज़ हैं वो सेंट्रली जो भी उनको मटेरियल चाहिए वो सेंट्रली जो है प्रोक्योर कर लें। तो ऐसा करना अलाउड होगा, पर वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा एज पर द यूनिट्स अप्रूवल कमिटी। इन केस इनपुट सो सोर्स्ड are imported and then transferred to another unit, the value of the goods so transferred shall be taken as inflow for the unit transferring these goods and as outflow for the unit receiving these goods for the purpose of calculation of NFE। ये क्या कह रहे हैं कि अगर अगर आपने इनपुट जो है सोर्स किया है वो इम्पोर्टेड इनपुट है और आप किसी और यूनिट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ गुड्स जो आपने इम्पोर्ट किया
वो आपके लिए इनफ्लो माना जाएगा, और जो आपने दूसरी यूनिट को बेचा है तो उनके लिए वो आउटफ्लो माना जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NFE। तो सिंपली यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दो यूनिट्स हैं U1 एंड U2। अब जो U1 है उसने यहाँ पर सेंट्रली प्रोक्योरमेंट हुआ, ठीक है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कॉमन प्रोक्योरमेंट था, तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हुआ, इसने ये यूनिट्स ऑब्टेन करे, अपने पास मंगा लिए, ठीक है, जो भी क्वांटिटी थी आपकी सामान की वो आपने मंगवा ली। अब U1 ने ये चीज़ जो है U2 को सेल आउट कर दी, ठीक है। U2 इस सेल के बदले आपको पैसे देगा, तो इनके लिए आउटफ्लो माना जाएगा ये, और आपके लिए क्या माना जाएगा, इनफ्लो। बस इतना ही कहना चाहते हैं ये पॉइंट नंबर डी में, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, इन इंटर यूनिट ट्रांसफ़र भी इतना कुछ इसके अंदर है नहीं। तो इसको आप पढ़िएगा वीडियो को, अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो दोबारा देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ये चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला चैप्टर है, और इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। इसको वापस करने की कोशिश करें, चाहे तो पूरा वीडियो शुरू से देखें, पर अच्छे से पढ़ें और आराम से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। अपन अगली वीडियोस में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए।